गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023? जुलाई 2023 महीने के लिए भारत का जीएसटी संग्रह क्या रहा? तो इंडिया का जो ग्रॉस रेवेन्यू है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो एक बार फिर से 1.65 लाख करोड़ रुपीस पे रहा जुलाई 2023 में। और जुलाई का ये जो कलेक्शन है वो डेफिनेटली 2.2% हायर है अगर हम जून मंथ के जीएसटी कलेक्शन से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जुलाई मंथ के लिए इंडिया का जीएसटी कलेक्शन रहा 1.65 लाख करोड़ रुपीस। यूजुअली जो जीएसटी या फिर किसी भी जीडीपी या फिर कोई फोरकास्ट है तो इस टाइप के जो डेटा हैं या फैक्ट एंड फिगर हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फैक्ट एंड फिगर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स कितने फाइल हुए हैं फॉर एनुअल ईयर 23 to 24? तो इस साल इनकम टैक्स रिटर्न्स टोटल इंडिया के अंदर फाइल हुए हैं 6.77 करोड़। ठीक है, तो ये फिगर याद रखिएगा। फिर इसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी स्टैंस रिसर्च की जिसमें इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $4,000 तक ग्रो कर जाएगा बाय द एंड ऑफ 2030 और इसकी हेल्प से कंट्री जो है वो मिडिल इनकम इकॉनमी बन सकती है जिसकी जीडीपी होती है $6 ट्रिलियन। ओके, तो सिंपली बस ये याद रखिएगा कि इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $4,000 तक पहुंच सकता है बाय द एंड ऑफ 2030। और थर्ड फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। आईएमएफ ने हाल ही में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है करंट फिस्कल के लिए वो एक बार फिर से इंक्रीज़ कर दिया है और ये वैल्यू हो चुकी है 6.1%। पहले इन्होंने अप्रैल मंथ में कहा था कि ये 5.9% रहेगा, लेकिन अब इन्होंने इसको बढ़ा के 6.1% कर दिया है। और किस लिए किया है? तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि प्रेजेंट फिस्कल के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एज पर द आईएमएफ कितना रहने वाला है? तो याद रखिएगा 6.1%। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनका एक सेपरेट नोट आप बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है असम स्टेट में, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने इस वेब पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। साथ ही एक वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन का वेब पोर्टल लॉन्च किया है अलॉन्ग विद द थीम सॉन्ग फॉर अमृत वृक्ष आंदोलन। ओके, इसका एम क्या है? तो इनका एम है 1 करोड़ प्लांटेशंस करना स्टेट के अंदर बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा कि अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन किस स्टेट का है? आंसर है असम स्टेट। कुछ दिनों पहले असम न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ इट्स गजा कोथा कैंपेन। ये कैंपेन हमने पीछे पढ़ा हुआ है और किस लिए कैंपेन यहाँ पे रन कराया गया था? ताकि जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं उनके जो इंसिडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकें। ठीक है, फिर असम की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? 7 नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से हैं एक बार क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट है ओरांग, सेकेंड है मानस, उसके बाद फिर थर्ड है नामेरी, फिर इसके अलावा फोर्थ है दिहिंग पटकाई, फिफ्थ है काजीरंगा, सिक्स्थ है दिब्रू सैखोवा और लास्ट है रायमोना। ठीक है, तो ये टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं असम स्टेट के, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मेष एंड उत्कर्ष फेस्टिवल्स वर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में किया गया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये विजिट करने वाली हैं भोपाल मध्य प्रदेश स्टेट को इन 2 इवेंट्स के इनॉग्रेशन के लिए, जिसमें से पहला है उन्मेषा। ये एक तरीका इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल होता है और जो उत्कर्ष है उत्कर्ष फेस्टिवल ये बेसिकली फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स का फेस्टिवल है। ठीक है, इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद साहित्य एकेडमी एंड साहित्य नाटक एकेडमी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इन फेस्टिवल्स को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट में।
चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला है भोगाली बिहू। बिहू एक्चुअली एक तरह का डांस फॉर्म भी है असम स्टेट का, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे युगाड़ी। युगाड़ी 2 स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश और सेकेंड है कर्नाटका। फिर यहाँ पे थर्ड है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हॉर्नबिल एक बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का। फिर फोर्थ है पोंगल। आप एसएससी का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फिर पोंगल है, पोंगल जो है तमिलनाडु का है। फिर फिफ्थ है बथुकम्मा, ये भी एक बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछा गया है। बथुकम्मा एक तरह का फ्लोरल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादातर तेलंगाना स्टेट में। फिर नेक्स्ट है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा भी कुछ दिनों पहले ही सेलिब्रेट की गई है, कौन से स्टेट में, त्रिपुरा में, ठीक है। और एक लास्ट है खजुराहो। खजुराहो नाम से ही समझ में आ रहा है, खजुराहो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। एक और यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रजा फेस्टिवल, रजा जी फेस्टिवल, और ये सेलिब्रेट होता है उड़ीसा स्टेट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश वीज़ा कैटेगरी नेम्ड एज आयुष वीज़ा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीज़ा नाम से एक नई वीज़ा श्रेणी को शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है एक फ्रेश वीज़ा की कैटेगरी जिसका नाम है आयुष वीज़ा, जिसमें कि फॉरेन नेशनल्स को केटर किया जाएगा जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं इंडिया के अंदर, या फिर किसी भी वेलनेस या थेरोपैथिक केयर के पर्पज से इंडिया में आना चाहते हैं, ठीक है। तो आयुष वीज़ा को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ डेडिकेटेड वीज़ा प्रोग्राम फॉर फॉरेन विजिटर्स उनको एड्रेस किया जा सके जो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं अंडर आयुष सिस्टम या फिर किसी भी इंडियन मेडिसिन सिस्टम में, ठीक है। तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है एक नई कैटेगरी वीज़ा की जिसका नाम है आयुष वीज़ा। यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है विवाद से विश्वास 2 स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाल ही में लॉन्च किया है एक सेटलमेंट स्कीम को फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स विद वेंडर्स और सप्लायर्स टू द गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग, जिसका नाम है विवाद से विश्वास 2। इसको आप कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट के नाम से भी जानते हैं और इसको इसी साल के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर डेडलाइन है उन सभी फर्म्स के लिए जो अपने क्लेम्स को सबमिट करना चाहते हैं फॉर कंसिडरेशन, ओके। तो कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है विवाद से विश्वास 2 स्कीम के लिए? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसकी मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन। फिर इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में ई केयर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस पोर्टल के हेल्प से क्या होगा, अब्रॉड में जो लोग वफात पा जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है उनकी बॉडीज़ को इंडिया में वापस ले आया जाएगा और जो नोडल ऑफिसर्स हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ये इस पोर्टल को मॉनिटर करेंगे पूरे दिन, ठीक है। ई केयर का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स, ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई केयर पोर्टल से कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे मनसुख मांडवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार लैब स्टेशन इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ वॉयजर स्पेस एंड विच इंस्टीट्यूशन? स्टार लैब स्टेशन वॉयजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? एक्चुअली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये अपने फाइनल फेज ऑफ ऑपरेशन पे पहुंच चुका है और इसमें जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो रन करेंगे अंटिल 2028 टू 2030। तो जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसको रिप्लेस किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नासा ने डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है इस पर्पज़ के लिए, जिसमें कि जो वॉयजर स्पेस है इन्होंने कोलैबोरेट किया है एयर बस के साथ और अब ये क्रिएट कर रहे हैं एक ज्वाइंट वेंचर ताकि वो एक स्टार लैब स्टेशन को बिल्ड और ऑपरेट कर सकें। और ये जो ज्वाइंट वेंचर है इसमें यूरोपियन जेवी एंटिटी मौजूद होगी जो कि सर्व करेगी एज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द स्पेस एजेंसीज ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। तो सिंपली याद रखिएगा कि स्टार लैब स्टेशन जो है ये एक ज्वाइंट वेंचर है वॉयजर स्पेस एंड एयर बस का। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि जो वोस्तक स्टेशन है ये रशियन रिसर्च स्टेशन है, सबको पता है, कौन से रीजन में है आपको ये बताना है। तो वोस्तक स्टेशन एक रशियन रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में लाई करता है और साइंटिस्ट ने यहाँ पे हाल ही में तरबूज ग्रो किया है इस वोस्तक
स्टेशन पे, जो कि लोकेटेड है पोल ऑफ कोल्ड में। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट रहा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसमें कि अंटार्कटिका की चैलेंजिंग कंडीशंस पे भी इन्होंने वाटरमेलन को ग्रो कर लिया है। तो इसी वजह से वोस्टक स्टेशन आजकल चर्चे में था, याद रखिएगा। वोस्टक स्टेशन रशिया का एक रिसर्च स्टेशन है जो कि कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून डोक्सुरी हैज़ हिट विच कंट्री रिसेंटली? हाल ही में डोक्सुरी तूफान किस देश से टकराया है? तो चाइना की जो बीजिंग सिटी है, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है पिछले कुछ हफ्तों से, उन्होंने पिछले 140 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यहाँ पे इस जगह को हिट किया है टाइफून डोक्सुरी ने। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसके बाद काफ़ी बुरा डिवास्टेशन देखा गया, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इवैक्यूएट करवाया वहाँ के ऑफिसर्स ने। तो 10 लोगों की लगभग अब तक जान जा चुकी है और 18 लोग अभी भी मिसिंग हैं और ऑफिशियल्स लगे हुए हैं अभी भी वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों को इवैक्यूएट कराने में। तो टाइफून डोक्सुरी ने हिट किया है कंट्री चाइना को। ठीक है, कुछ दिनों पहले एक साइक्लोन भी न्यूज़ में था जिसका नाम है साइक्लोन बिपरजॉय। ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था अरेबियन सी के साउथ ईस्टर्न एरिया में और इसने हिट किया था हमारे वेस्टर्न कोस्ट को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें सिर्फ क्या है कि साइक्लोन बिपरजॉय जो है, इसका नाम किस कंट्री ने दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी साइक्लोन्स हैं उनका नाम कोई ना कोई कंट्री देती है। तो बिपरजॉय नाम दिया था बांग्लादेश की कंट्री ने। ठीक है, फिर इसके अलावा साइक्लोन मोका भी चर्चे में था। साइक्लोन मोका ने हिट किया था म्यांमार कंट्री को और इसी वजह से म्यांमार को हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। तो इस क्वेश्चन से 3 चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन करुणा इंडियन गवर्नमेंट ने किस कंट्री की हेल्प के लिए लॉन्च किया था, तो ये है म्यांमार कंट्री। और ये पूछ सकते हैं कि साइक्लोन मोका ने किस कंट्री को हिट किया था, तो ये भी म्यांमार कंट्री है। ठीक है, फिर एक और ऑपरेशन कुछ दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी और इसकी हेल्प से सूडान में फंसे हुए इंडियन सिटीजन्स को इंडिया वापस लाया गया था, क्योंकि सूडान में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा था। और इस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो काफ़ी चर्चे में आ गई थी, इसका नाम है हक्की पिक्की ट्राइब। इस ट्राइब के बहुत सारे लोगों को भी इवैक्यूएट करवाया गया सूडान से और हक्की पिक्की ट्राइब प्रीडोमिनेंटली कर्नाटका स्टेट में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज? ऑपरेशन शील्ड अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? तो ये जो एक्सरसाइज है ये ब्राज़ील कंट्री का है और ये एक तरह का पुलिस ऑपरेशन है जिसमें कि क्रिमिनल गैंग्स को टारगेट किया जाता है स्लम एरियाज़ में जो रहते हैं रियो डी जेनेरियो में। तो लगभग 45 पीपल को काउंटर किया गया ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज कौन सी कंट्री का है? आंसर है ब्राज़ील। क्या आप एक और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओशन शील्ड 2023 एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज एक तरह की लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज है जिसको कि रशिया ने कैरी आउट किया है कहाँ पे? बाल्टिक सी में। ठीक है, और इसमें लगभग 30 मिलिट्री वेसल्स पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और 20 सपोर्ट वेसल्स मौजूद थी। साथ ही 30 नेवल एविएशन एंड एरोस्पेस फोर्सेस मौजूद थे रशियन एयरक्राफ्ट के और लगभग 6000 ट्रूप्स इसमें मौजूद था। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि ओशन शील्ड 2023 एक्सरसाइज को किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया? बाल्टिक सी में। तो ये कंट्री है रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग? कौन सा शहर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेज़बान है? तो G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हाल ही में कंक्लूड हुई है चेन्नई सिटी में। और एक खास बात क्या है इस मीटिंग की कि इसमें एक कंसेंसस पे इसके मेंबर्स नहीं पहुंच पाए ऑन सिग्निफिकेंट क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कशन के बाद अधूरे रह गए, उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। लाइक फॉसिल फ्यूल्स का जो टॉपिक है कि किस तरह से हमें ट्रांजिशन करना चाहिए, ये सब अनरिजॉल्व रह गया इस मीटिंग में। ओके, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि G20 की जो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसके लिए होस्ट सिटी है चेन्नई। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ G20 की रिसेंट मीटिंग्स के बारे में रिवाइज करा देती हूँ, जिसमें सबसे पहला है G20 की डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज मीटिंग। और ये जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग है इसके लिए वेन्यू था वाराणसी सिटी। सेकेंड है G20 की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट जिसके लिए वेन्यू था गोवा स्टेट। थर्ड है सेकेंड G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग और इसके लिए वेन्यू था उत्तराखंड का ऋषिकेश। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ है थर्ड G20 शेरपाज मीटिंग और इसके लिए वेन्यू था हम्पी जो कि कर्नाटका स्टेट में
लाई करता है। फिर फिफ्थ है G20 का फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, और इसके लिए वेन्यू था गुजरात। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट G20 के वेन्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम US, विच कंट्री इज सेट टू सेल इट्स डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू फिनलैंड। अमेरिका से मंजूरी के बाद कौन सा देश फिनलैंड को अपनी डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है? तो US गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है इजराइल कंट्री को कि वो अपना डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिनलैंड कंट्री को सेल कर सकते हैं। तो इस अप्रूवल के बाद इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो फिनलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बहुत जल्द पार्टिसिपेट करेंगे इसकी साइनिंग सेरेमनी में, जिसमें कि ये परचेज किया जाएगा, जिसकी लागत होगी 316 मिलियन यूरोज़। ओके, तो याद रखिएगा US के अप्रूवल के बाद डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल कंट्री बेच रहा है फिनलैंड कंट्री को। ओके, फिनलैंड के बारे में याद रखिएगा कि फिनलैंड ने हाल ही में नाटो को ज्वाइन कर लिया है और इसी के साथ फिनलैंड 31st मेंबर बन चुका है नाटो का। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। देखिए, इसके अलावा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को ओवरसी करने के लिए इंडिया के अंदर, इन्होंने साइबर इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंट किए हैं टारगेटिंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम्स। तो 2018 में ये वैल्यू थी 70,798 और फाइनली अब 2023 में ये वैल्यू हो चुकी है 1,12,474, और हम ये जून तक के डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड साइबर इंसिडेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम्स को टारगेट कर रहे हैं इन 2023, ये कितने हो चुके हैं? तो याद रखिएगा 1,12,474। विच कंट्री रिलीज द गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर मोड ऑफ मोबाइल इंटरनेट। किस देश ने मोबाइल इंटरनेट के लघु मोड के निर्माण के लिए दिशा निर्देश हाल ही में जारी कर दिए हैं? तो चाइना का जो इंटरनेट रेगुलेटर है, इन्होंने हाल ही में रिलीज़ किया है कुछ गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर मोड ऑफ द मोबाइल इंटरनेट, और इसमें रेगुलेशंस प्रपोज किए गए हैं कि चिल्ड्रन के जो स्मार्टफोन का यूसेज है उसको मैक्सिमम 2 घंटे तक कर दिया जाए पर डे, और इन्होंने सभी टेक कंपनीज़ को मैंडेटरी तौर पे डायरेक्शन दी है कि उन्हें अब माइनर मोड इम्प्लीमेंट करना होगा विथ सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, तो चाइना ने ये गाइडलाइंस हाल ही में जारी की हैं कि माइनर मोड को कंस्ट्रक्ट किया जाए मोबाइल इंटरनेट के अंदर। ओके, चाइना के बारे में कल हमने पढ़ा था कि इन्होंने लॉन्च किया है सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म। कोई भी अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो कल के लेक्चर को रेफर कर सकता है, जहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म के बारे में। यहाँ पे सिंपली वन लाइनर के फॉर्म में इस तरह पढ़ेंगे कि सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म चाइना कंट्री से एसोसिएटेड है। सेकेंड, चाइना एक और वजह से न्यूज़ में था, दैट इज़ फैल्कन शील्ड 23 एक्सरसाइज। ये भी हमने कल पढ़ा था, और ये एक्सरसाइज एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज है चाइना और UAE के बीच की। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ कंट्री कौन सी है जिसने हाल ही में साइन कर लिया है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को? तो ये कंट्री है सेनेगल। ठीक है, और ऑलरेडी इस डील को कौन कौन सी कंट्रीज साइन कर चुकी हैं? साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम। वियतनाम के बारे में याद रखिएगा कि इंडिया ने हाल ही में INS किरपन गिफ्ट कर दिया है वियतनाम कंट्री को। ठीक है, फिर इसके अलावा कल हमने एक और कैंपेन पढ़ा था जिसका नाम है क्लीनम टू क्लीन एनर्जी प्लान, और ये किसका था? तो आंसर है USA। ठीक है, USA ने इस प्लान को लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सिटी हैज़ डिप्लॉयड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्मार्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिस्टम। किस शहर ने AI संचालित स्मार्ट पैदल यात्री क्रॉसिंग सिस्टम तैनात किया है? तो डेर्क के साथ कोलैबोरेट करके दुबई सिलिकॉन ओसिस ने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया है 14 AI बेस्ड इंटेलिजेंट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिस्टम, और ये जो न्यूली इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है ये यूटिलाइज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स को, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड हैं टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर द व्हीकल्स और अदर रोड यूजर्स एज दे अप्रोच द पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक। ओके, तो हाल ही में दुबई सिटी ने डिप्लॉय कर लिया है AI पावर्ड स्मार्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि ट्विटर ने हाल ही में अपना लोगो बदल दिया है, और पहले इनका लोगो हुआ करता था एक बर्ड, लेकिन अब इन्होंने अपना लोगो रख लिया है अल्फ़ाबेट X को। फिर इसके अलावा जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र स्टेट में, इसका नाम पलट के रख दिया गया है अहिल्याबाई होलकर
देखिए जो भी जगहें रीनेम होती हैं वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये रिवाइज़ करना ज़रूरी था। फिर एक रिसेंट डेटा के मुताबिक जो वुमेन हैं वो घर का काम कितने घंटे करती हैं इंडिया के अंदर। तो रिसेंट सर्वे के मुताबिक जो वुमेन है वो 7 घंटे घर के काम करती हैं, और जबकि जो मेन हैं ये सिर्फ 3 आवर्स काम करते हैं घर के। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ कैंप्स लॉन्च किए हैं टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर दियर वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम, जिसमें कि ये 1000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करेंगे सभी वुमेन को जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो बस सिंपली हो सकता है आपसे पूछ लें कि एक डेटा के मुताबिक कितने घंटे वुमेन काम करती हैं एक दिन में घर का, तो आंसर है 7 घंटे, और मेन जो है वो 3 घंटे का काम करते हैं। तो ये हो गई हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है आप उसमें पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ रेगुलर रहिए। आप इसका रिजल्ट अपने मॉक्स में या फिर जो अगर आपका एग्ज़ाम है इधर बीच कोई सा, तो आप उसमें ज़रूर देखेंगे। ओके, चलिए आपकी क्विज पे अब चलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपकी टर्न है इनका आंसर लिखने की। तो वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते कोई बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.